हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप मेरे प्रीवियस सेशंस आपको पसंद आए होंगे और आप सब लोग पढ़ रहे होंगे और साथ में नोट भी कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि इसके पहले वाले फोर्थ लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके पहले वाला सेशन भी इंपॉर्टेंट था और आज जो उसी का एक पार्ट है ये सेशन भी इंपॉर्टेंट है। वो डेरिवेशन और ये डेरिवेशन मिला के एक क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिल जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन भी। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए और बिल्कुल ध्यान से समझिए। डायग्राम क्लियर, पूरा सेशन क्लियर, अंडरस्टैंड। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज का जो अपना पहला टॉपिक है, टॉपिक का नाम है intensity of electric field, intensity of electric field due to dipole, due to dipole, intensity of electric field due to dipole in equatorial, equatorial, in equatorial position, in equatorial position, और इसको क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन। और एक और नाम से भी आ सकता है ये भी ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने उसके बताए थे। इसको बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड, साइड में साथ में लिखना है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या इक्विटोरियल पोजीशन, दोनों नाम से आपको समझना है इस चीज को, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो इसको अपन सबसे पहले अंडरलाइन कर देते हैं। ये टॉपिक है आपका अच्छा। डायग्राम, डायग्राम सबसे पहले क्या बोल रहा है कि डायपोल, डायपोल कंसीडर कर लो। डायग्राम इधर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, समझना ध्यान से। ये आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर कर लिया। ये आपका माइनस क्यों, ये आपका प्लस क्यों, बताइए सबको। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 2a होता है डायपोल लेंथ, ठीक है। डायपोल लेंथ या लेंथ ऑफ डायपोल एक ही बात है। आगे यहाँ पे डायपोल लेंथ और डायपोल के बारे में एक बात जान लो कि यहाँ से अपन को सेंटर से एक पॉइंट बी कंसीडर करना है, बिल्कुल इसका सेंटर ओ से अपन को एक पॉइंट बी कंसीडर, एक इक्वेटर के ऊपर एक पॉइंट बी कंसीडर करना है। तो अपन एक पॉइंट बी कंसीडर कर लेते हैं। ये अपन यहाँ पे एक पॉइंट बी कंसीडर कर लिया, ध्यान दीजिए। यहाँ पे अपने पास एक पॉइंट है जिसका नाम दे दिया मैंने पी, और यहाँ से ये आर डिस्टेंस के ऊपर, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो अपने पास ए है क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक के इसका डिस्टेंस कितना है, ए। इसको नाम देते हैं अपन ए और इसको बी। आगे देखिए, इसको अपन को यहाँ से इससे मिलाना है। ये अपन ने इसको इससे मिला दिया है और यहाँ से इसको भी मिला दिया है, सॉरी, इस बी पॉइंट से दोनों चार्जेस को मिला दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फील्ड के डायरेक्शन बना रहा हूं, तो आप ध्यान दीजिए इन डायरेक्शंस पे। एक डायरेक्शन तो यहाँ से बाहर की तरफ बता रहा हूं, एक डायरेक्शन यहाँ से अंदर की तरफ बता रहा हूं, एक इस तरफ बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, और एक डॉटेड लाइन ऊपर की तरफ बता रहा हूं। डॉटेड लाइन क्यों है वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। कंपोनेंट्स यहाँ पे सारे क्लियर कर दूंगा आपको। यहाँ से इसको डॉटेड लाइन से इस तरीके से मिक्स कर दें। यहाँ पे एक सर्टेन एंगल है थीटा, और इस साइड पे एक एंगल सेंट्रेड एंगल थीटा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी थीटा एंगल होगा और यहाँ पे भी थीटा एंगल होगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर बताएगा, यहाँ पे ये आपका बताएगा E1 वेक्टर, और ये आपका होगा E2 वेक्टर, ये आपका E2 वेक्टर है। और यहाँ पे एक कंपोनेंट ऊपर होगा, एक कंपोनेंट नीचे, तो इसको बोलेंगे अपन
ये होगा आपका E1 साइन थीटा, और ये आपको ध्यान देना है इसका नाम है E2 साइन थीटा। ये आप लिख लीजिए, सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा आपको। ये आपका E1 साइन थीटा और ये आपका हो गया E2 साइन थीटा आ गया है। और यहाँ पे आपका एक कंपोनेंट होगा ऊपर वाले की, एक होगा आपका E1 कॉस थीटा और एक नीचे वाले की वजह से आपके पास होगा E2 कॉस थीटा। अब ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे जो अपना पॉइंट भी है वो ये है, यहाँ से तक का डिस्टेंस आपका ए है और ये भी ए है, और ये आर डिस्टेंस के ऊपर यहाँ से तक पी से ओ तक का जो डिस्टेंस है वो अपना कितना है, आर है, और डायपोल लेंथ कितनी है, 2 है। तो ये डायग्राम अपना हो गया है। अब इस डायग्राम को अपन वर्ड टू वर्ड समझेंगे ताकि आपके माइंड में पूरी तरीके से ये घुस जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या करा है, कंसीडर कर लिया इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अपन इसको वर्डिंग में लिख ले रहे हैं, तो अपने माइंड में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो वर्ड्स क्या यूज करेंगे या अपने ओन वर्ड्स आप बना सकते हैं। तो लेट ए बी क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पे ए बी क्या है, एक डायपोल है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो जिसमें कितने चार्ज है, 2 चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो लिख लेते हैं लेट ए बी एन इलेक्ट्रिक, लेट ए बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, let A be an electric dipole formed by कैसे फॉर्म्ड है, ये कैसे फॉर्म्ड हुआ है, ये 2 चार्ज से फॉर्म्ड हुआ है। कौन कौन से चार्जेस है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, फॉर्म्ड बाय 2 चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। आगे देखते हैं प्लस क्यू, और इसकी डायपोल लेंथ क्या है, द डायपोल लेंथ या फिर लेंथ ऑफ डायपोल भी लिख सकते हैं। डायपोल लेंथ या लेंथ ऑफ डायपोल एक ही बात है। इस कितना इसका डायपोल लेंथ 2 है। ठीक है, द डायपोल लेंथ इज 2 है। यहां तक अपना ये नीचे का सेक्शन हो गया। अब अपन को इसके सेंटर से कितना एक पॉइंट पी कंसीडर करना है जो आर डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है, जहां पे अपन को क्या फाइंड करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं जब एक्सिस पे अपन फाइंड करते हैं। तो बस यहाँ पे इक्वेटर पर आएगा। तो आगे लिखेंगे अपन let us take a point, let us take a point capital P, let us take a point capital P, डायग्राम को लगी कर देता हूं। ठीक है, let us take a point capital P at distance small r apart। कितने डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे रखा हुआ है फ्रॉम द सेंटर, कहां से, फ्रॉम द सेंटर O। ठीक है, O सेंटर से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, स्मॉल r डिस्टेंस पे रखा हुआ P पॉइंट। आगे देखते हैं फ्रॉम द सेंटर O, let us take a point P at a distance small r apart। आगे let us take a distance small r apart from the center O of dipole at which intensity of electric field, जहां पे अपन को क्या फाइंड करनी है, ये पॉइंट पी जहां पे रखा हुआ है डिस्टेंस के ऊपर सेंटर ओ से डायपोल के ऊपर, एट विच अपन को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है, इज टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होनी चाहिए। आपके डायग्रामेटिक जो वर्डिंग्स थे वो अपन ने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, देख लीजिए कि अपन ने डायपोल
कंसिडर करा है, ए बी नाम है जिसका, जिसमें दो चार्ज है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और अपन ने वापस एक बात टेक कर, एक पॉइंट पी टेक लिया है, लेट करा है, जो अपने सेंटर ओ से, डायपोल के सेंटर ओ से कितना आर डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। और इसी पॉइंट पी के ऊपर अपन को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है या फाइंड करनी है। आगे आते हैं, ये नोट कर लीजिए आप, आगे जो लाइन है वो ये है, वही सेम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द intensity of electric field, the intensity of electric field at point P, due to प्लस क्यू चार्ज इज, देखिए प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट पी पे वो कितनी होगी वो अपन देखेंगे सबसे पहले। तो अपन फॉर्मूला जानते हैं कि E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होता है, डिस्टेंस को मेंशन करता है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा यहाँ से प्लस क्यू चार्ज मतलब बी से बी तक डिस्टेंस होगा, तो उसका स्क्वायर कर देंगे अपन। तो देखिए आगे क्या लिखाएंगे, इसका जो फॉर्मूला जनरेट होगा, डायग्राम में अभी नहीं मिटा लूंगा जब तक मेरा पूरा प्रोसेस नहीं हो जाता, आप लिखते जाइए इसको और समझ के जाइए। तो आगे देखते हैं, आगे अपने पास जो है इसका जो फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा वो हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आ रहा है वो आपका कितना है, बीपी का स्क्वायर। और एक और बात, इसका जो डायरेक्शन है वो भी मेंशन करना जरूरी है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स क्या जाता है बाहर की तरफ, तो देखिए E1 किधर जा रहा है, ये बिल्कुल बी से बाहर की तरफ जा रहा है, तो आप इसका डायरेक्शन क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे डीपी वेक्टर। वेक्टर ये बता रहा है कि इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा है पॉजिटिव चार्ज से, वो किधर से किधर जा रहा है, बी से बी की तरफ जा रहा है, यहाँ पे ये मेंशन हो रहा है, क्लियर है। तो ये आपने डायरेक्शन शो कर दिया। आगे आते हैं, सिमिलरली वही सेम लाइन, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to माइनस क्यू चार्ज इज देखिए सेम का सेम है, बस किसके कारण अब हो गया, माइनस क्यू चार्ज के कारण हो गया। देखो सेम की सेम लाइन लिखिए, बस अपन ने इतना चेंज करा है, यहाँ पे माइनस क्यू कर दिया, ठीक है। तो बस इतना से चेंज होने के बाद फॉर्मूला भी यही है, तो फॉर्मूला क्या लिख जाएगा यहाँ पे, E2 1/4πε0 Q अपॉन, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो A से P का स्क्वायर, AP का स्क्वायर। अब इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो देखिए, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज में हमेशा जो इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स होते हैं वो अंदर की तरफ आते हैं, तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर जाएगा, देखो P से A की तरफ। देखो डायरेक्शन मैंने मेंशन करा है, देखो E1 का डायरेक्शन मैंने ये बाहर की तरफ जाता हुआ मेंशन करा है, और ये E2 का डायरेक्शन मैंने अंदर की तरफ जाता हुआ मेंशन करा है, ठीक है। तो डायग्राम का पार्ट है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, AP क्या PA वेक्टर, ये आपको ध्यान देना है, ये डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी रहता है, ठीक है, ताकि उसको पता चल सके कि आपको पता है कि डायरेक्शन के। आगे आते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब कुछ बातें ध्यान दीजिए जो आपको बहुत सारी बार पढ़ चुके हो, देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं इस तरीके से, इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ नीचे किस टाइप से ट्राइंगल बन रहे हैं इस तरीके से। ये आपका यहाँ से तक ए डिस्टेंस, ये भी ए डिस्टेंस है, ये इस तरीके से बना हुआ है ए ओ बी टी, ठीक है। और यहाँ से तक क्या डिस्टेंस है, मतलब इस साइड भी आ इस साइड भी आ। तो अगर सोचो कि ये परपेंडिकुलर और बेस अगर सेम है, इधर भी परपेंडिकुलर बेस सेम है, तो डेफिनेटली ये साइड और ये साइड दोनों भी सेम हो जाएगी, मतलब एक तरीके से AP इक्वल हो जाएगा किसके, BP के। इक्वल होगा कि नहीं होगा, या पढ़ चुके हैं ज्योमेट्री में पहले,
ठीक है, 9th क्लास में आता है, 10th क्लास में आता है, बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ी होगी आपने जिसमें सिमिलरिटी प्रूव करते हैं और बाद में आपको पता चल जाता है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड कॉमन है, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगी, ऑब्वियस है। अगर पाइथागोरस थ्योरम भी लगाओगे तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इधर भी सेम ही लग जाएगा क्योंकि आपके बेस दोनों सेम ही आ रही है, तो हाइपोटेन्यूज दोनों के सेम होंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे, यहाँ कुछ प्रूव नहीं करना है आपको, डायरेक्टली आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, क्या लिखेंगे आप, बाय ज्योमेट्री, बाय ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से क्या पता है आपको कि एपी इक्वल है किसके, बीपी के। ठीक है, हेंस देखिए अगर ये दोनों अगर आपस में इक्वल होगा ये और ये, तो मैं इस बीपी की जगह एपी लिख सकता हूँ या इस एपी की जगह बीपी लिख सकता हूँ, तो ये दोनों फॉर्मूले भी तो इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो डेफिनेटली E1 E2 भी तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो अपन क्या लिख देंगे, हेंस E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे यहाँ पे, इक्वल, विल बी इक्वल। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एंड एंगल बिटवीन विल बी 2 थीटा। देखो ये एंगल 2 थीटा क्या हुआ, इसे मैं बताता हूँ क्लियर। देखो यहाँ से ये जा रहा है बिल्कुल सीधा E1 इधर और E2 इधर आ रहा है, तो इसके बीच में देखो ये थीटा एंगल और थीटा एंगल, इनका जो रिजल्टेंट है वो E बीच में बना दिया मैंने। तो ये एंगल अगर आपके पास थीटा है और ये भी थीटा है, तो थीटा प्लस थीटा कितना हो गया, पूरा एंगल मिला कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो अपन बता रहे हैं कि E1 और E2 अगर इक्वल है, ये साइड ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, बीच में 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 थीटा एंगल हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे लिख देंगे आप वेयर, देखो एंगल आपके दोनों ये इधर ही मेंशन होंगे। देखो एक एंगल तो ये रहा थीटा, एक एंगल थीटा ये हो रहा, मगर इसका रिजल्टेंट अपन इधर देखेंगे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, वो आपको मैं आगे क्लियर करूंगा। कंपोनेंट वाली टर्म आएगी, कंपोनेंट वाली टर्म आपको आनी चाहिए, बहुत बार एग्जाम में आती है, इजी है, एक बात समझ लोगे पूरी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वेयर आप दोनों एंगल यहाँ पे मेंशन बता दीजिए। देखिए पहला एंगल तो आपका क्या है, वेयर OAP इक्वल है किसके, एंगल OBP इक्वल टू थीटा। देखो ये एंगल OAP इक्वल है किसके, OBP, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो थीटा और थीटा कितना हो गया, 2 थीटा। ये आपको ध्यान देना है, बट अपना इधर फोकस इधर करना है, इस साइड में यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखिए। तो ऐसी स्थिति जब होती है कोई भी, जैसे कि सर्टेन एंगल आ जाता है और उस पर इंक्लाइन अगर होता है और उसके कंपोनेंट्स अगर E1 E2 अगर सेम हो जाते हैं, कोई भी टर्म्स अगर इक्वल हो जाती है, तो वहां पे वो दो कंपोनेंट रिजॉल्व होता है। तो E1 अलग कंपोनेंट बताएगा और E2 अलग कंपोनेंट बताएगा। तो अपन बात करते हैं, तो अपन लिखते हैं, आगे लिखते हैं, E1 वेक्टर कैन बी रिजॉल्व। ठीक है, E1 वेक्टर आपका रिजॉल्व हो गया कितने कंपोनेंट्स में, इनटू 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा आड़ा और वर्टिकल मतलब ऐसा खड़ा। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि कोई भी अगर जैसे कि ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल बता रहा है और ये आपका वर्टिकल बता रहा है। आपको पता है सबको कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन, बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अंडरस्टैंड? ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप जब देखिए बेस कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ से देखिए बेस कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे, और साइन थीटा कहाँ पे बैठा हुआ, वर्टिकल, वर्टिकल मतलब खड़ा,
तो हमेशा ध्यान रखना वर्टिकल कंपोनेंट में साइन थीटा आएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कॉस थीटा आएगा। माइंड में सेट कर लीजिए इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट में सॉल्व होगा। पहला कंपोनेंट क्या है इसका, पहले कंपोनेंट का नाम है किसका, E1 का। तो आपका पहला कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कंपोनेंट। तो किसका कंपोनेंट है, E1 का। तो E1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा आपका, वो कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा। देखिए E1 इधर जा रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल जो पार्ट है वो डायरेक्शन किधर है, इस तरीके से। देखिए यहाँ पे बता देता हूँ, ये इस तरीके से, ये आपका E1 यहाँ पे बीच में जा रहा है, और ये आपका इधर हो गया E1 cos थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा E1 sin थीटा। ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे सेकंड क्या जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। इसको अगर समझना है तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होना चाहिए। उसके बेस पे अपन पता है ना, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इससे ही आया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, माइंड में सेट कर लीजिए कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा cos थीटा आएगा, जो भी आएगा टर्म उसके साथ में, और वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा sin थीटा आएगा। अंडरस्टैंड। आगे आ जाते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E2 E1 sin थीटा। ये तो किसकी बात हो गई, E1 की। सिमिलरली ऐसा कैसा किसके लिए लिखेंगे अपन, E2 के लिए। तो E2 भी रिजॉल्व होगा कितने कंपोनेंट में, दो कंपोनेंट में। तो अपन देखते हैं, देखिए यहाँ पे सेम का सेम अपन किसके लिए लिखेंगे, E2। देखो E2 वेक्टर कैन बी resolved into, and E2 vector can be resolved into same की same line resolved into two components, resolved into two components। अब ये दो components कौन से हैं, सेम, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और सेकंड है आपका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट, देखिए समझिए इसको डायग्राम में। देखो ध्यान से देखोगे तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना, E2 इस तरफ आ रहा है नीचे की तरफ, इस तरीके से बना हुआ है। ये आपका E2 नीचे आ रहा है, और ये आपका पूरा इस तरीके से हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा आपका E2 cos थीटा, और ये आपका हो जाएगा E2 sin थीटा। इसलिए देखिए मैंने E2 sin थीटा नीचे की तरफ डायरेक्टेड बताया होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी वर्टिकली है, और यहाँ पे देखो इसका E1 cos थीटा भी इसी लाइन के ऊपर आ रहा है, मतलब एक ही लाइन पे दो कंपोनेंट आ रहे हैं, E1 का और E2 का भी। आगे देखिए, तो इसके कंपोनेंट लिख देते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास E2 cos थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा E2 sin थीटा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कंपोनेंट हो गए, ये अपने जो यहाँ पे मेंशन करे हुए सारे कंपोनेंट आपके माइंड में क्लियर हो जाने चाहिए। आगे आगे आपको एक बात पता है, यहाँ पे अपन ने एक लाइन लिखी थी कि E1 एंड E2 विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखो लाइन ये है कि E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है किसके, E2 वेक्टर के। ये अपन को लाइन पता है, मतलब दोनों कंपोनेंट आपस में इक्वल है। दैट मीन्स आपका E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे इक्वल हो जाएंगे, देखो ये दोनों अगर इक्वल हो गए, अगर इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर E1 E2 आपस में इक्वल है तो E2 की जगह भी मैं E1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट होने के कारण वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। मैग्नीट्यूड उनका सेम है, बट वो डायरेक्शन क्या है उनका, अपोजिट है। तो अपन क्या लिखेंगे, एक लाइन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको ध्यान देनी है। बहुत सारे टेक्स्ट बुक में थोड़ा टफ मिलता है, मगर मैंने इसको पार्ट्स में काट काट के इसको छोटा करा है, ठीक है, कि इसको और इजी बनाया गया है ना। अलग बुक में देखोगे तो उसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस पार्ट में। सो द वर्टिकल कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट है, cos sin थीटा वाले वर्टिकल
सो द वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल ईच अदर, एक दूसरे से क्या कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। देखिए क्यों ऐड हो रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों एक ही लाइन के ऊपर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, उससे अपनी रिजल्टेंट फील्ड आएगी, ठीक है। तो सो द horizontal component, so the horizontal component क्या हो जाएंगे, अपने ऐड हो जाएंगे। ये आपको ध्यान देना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ध्यान दीजिए इस पे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड अप, ठीक है, कॉमा यहां से ऐड हो जाएगा, हेंस resultant intensity of electric field is देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी E वेक्टर इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ध्यान दीजिए, देखो दोनों cos थीटा ये दोनों एडेड अप हो गए दोनों, तो इसकी रिजल्टेंट फील्ड अपने पास आ गई है ये, ठीक है। ऐसा अपन ने इसलिए किया क्योंकि एक सर्टेन एंगल बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे जज कर रहे हैं, जो भी चीज जज कर रहे हैं। तो आगे देखिए ये E1 और E2 आपस में सेम है, तो अपन क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम रब कर रहे हैं। देखो अगर ये दोनों सेम है तो इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते, इसको मैं ऐसे लिख दूं E1, इसको भी E1 कर दूं, इसको पीछे वाले को भी E1 कर दूं, कोई बुरा तो मानने का नहीं क्योंकि दोनों इक्वल है, ऊपर अपन मेंशन कर चुके हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2E1 cos थीटा, ठीक है। E1 की वैल्यू आपको पता है, E1 की वैल्यू ऊपर से देख लीजिए। तो E1 की वैल्यू कितनी थी अपने पास, E1 की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन E1 की जो वैल्यू थी वो आपका था BP का स्क्वायर, ठीक है। और ये 2 को मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ और cos थीटा में पीछे लिख रहा हूँ, 2 को मैंने अंदर लिख दिया। और कभी भी इस 2 को इससे 4 से मत काट देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बहुत रेयर केसेस पे काटते हैं, हर कहीं नहीं काटते हैं, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कहाँ पे काटते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ के बाद आपकी 10th की मैथमेटिक्स से छोटी सी, ठीक है। तो आप देखिए बीपी कहाँ पे आ रहा है, बीपी आ रहा है यहाँ पे इस जगह, बी से बी, तो अपन ये वाला ट्राइंगल पकड़ लेंगे, ठीक है। इन राइट ट्राइंगल, क्या नाम है राइट ट्राइंगल का, देखो ट्राइंगल का नाम है BOP, ठीक है। तो राइट ट्राइंगल की आपको पता है कंडीशन कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा की भी वैल्यू चाहिए अपन को, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है cos थीटा, ला पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो इसका बेस क्या है, ये आपका डायग्राम में इस तरीके से बना हुआ है, ये आपका OB, ये आपका A है, ये R है और ये BP है। तो आपका बेस क्या है, बेबी को बेस पसंद है, देखो इसका बेस कितना है, A है, A आप इसे लिख लीजिए OB अपॉन OB, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना आपका BP, ये BP, ठीक है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो OB की वैल्यू कितनी है A, और इसको कितना लिखते हैं अपन BP, ये अपन इसको ऐसे लिख रहे हैं, क्लियर है माइंड में। आगे चलते हैं, इसको अपन यहाँ पे रख देंगे, रख भी सकते हैं या फिर आप BP की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो BP की वैल्यू कितनी आएगी, देखो पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आल्सो ऐसे लिख देना, हाइपोटेन्यूज कितना आपका BP का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख दिए OB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो देखिए वैल्यू रख देते हैं इनकी, तो कितना जाएगा OP कितना है, OP आपका R स्क्वायर हो जाएगा और OB कितना है A स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। A है तो A का स्क्वायर, ये आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है, अलग से मेंशन नहीं करना है इस विधान में, ये आपकी समझ में
के लिए, ताकि आप जब भी इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में। स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक, आगे चले। तो यहाँ तक आपको आई होप आप समझ में आ रहा होगा। तो आगे ये जो वैल्यूज हैं आपके पास, देखो ए बी की वैल्यू आ गई, ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई सारी। देखो हम कॉस थीटा में डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए अपॉन हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ गए, डायरेक्ट अपन कॉस्ट की वैल्यू ये रख देंगे। क्लियर है माइंड के अंदर। अब ये वैल्यू अपन इसमें रखेंगे, ठीक है। तो इसको अपन इक्वेशन 1 बना लेते हैं, सही रहता है ये अपनी इक्वेशन 1, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जैसे ही रखेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ई तो एज इट इज छोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो क्यू को भी आगे से ऐसा कैसा रहने दीजिए। देखो बीपी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, बीपी स्क्वायर की वैल्यू ये ब्रैकेट में लिखना, ये बीपी स्क्वायर ब्रैकेट, इसकी पावर कितनी 1 है पूरे की। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, 2 पावर एज इट इज लिख दीजिए, 2 लिख दिया मैंने। देखो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन अंडर रूट के अंदर, ठीक है। ये अपने पास वैल्यू रखते हैं इक्वेशन 1 के अंदर। हटा रहे हैं इसको। देखिए ये वैल्यू रखने के बाद आपको एक बात पता होनी चाहिए, किसी की भी पावर अगर रूट में हो कि रूट एक्स हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, पावर 1/2। और कभी भी कोई एक्स लिखा हुआ तो दैट मींस इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो या देखो इसकी दोनों सेम है, मगर इसकी पावर कितनी 1 है और इसकी कितनी पावर, होल पावर 1/2। तो 1 और 1/2 पावर को अगर ऐड करते हैं तो कितनी पावर हो जाएगी इसकी, 3/2। एक एक बात इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको हर बात समझ में आ सके। टाइम इसलिए लगा रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन के अंदर। मैं चाहता हूँ आपको इसमें जब भी अगर ये एग्जाम में आ जाए तो आप इसमें से फुल मार्क, एक सिंगल मार्क्स नहीं कटना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 और ये इंटू 2ab है ऊपर, ठीक है। होल पावर कितनी हो गई इसकी, 3/2। ध्यान देना इसकी 1 थी, इसकी 1/2 थी, तो ऐड करने में कितनी होगी पावर, 3/2। अब इस डायग्राम की हमको वैसे भी जरूरत नहीं है, हो गया इसका काम। आगे सीखते हैं। आगे देखिए ये पावर 3/2 हो गई, बट आपको पता है कि P इक्वल टू होता है Q/2A। क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। पढ़ चुके हैं, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, इसके पहले वाले लेक्चर के, इसके पहले वाले लेक्चर का फर्स्ट सेकंड टॉपिक है, देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक छोड़ दूंगा, तो वहां से देख लेना। तो यहाँ पे कितना जाएगा, A इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लिख देता हूँ P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये अपने पास एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद वही इफ A is less than R, then A is very small, hence A square is neglected। ये पहले भी बताया था मैंने आपको, ये नेग्लेक्ट हो जाता है देन सो। तो क्या हो जाएगा अपने पास, अगर ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर दूंगा तो कैसे लिख दूंगा इसको, ई अपॉन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन, यहाँ पे लिख दूंगा आर का स्क्वायर और इसकी होल पावर 3/2। देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। जब मल्टीप्लाई में इसकी पावर ए स्क्वायर तो हटा देगा ऐप इनविजिबल, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, इसका होल पावर 3 बचेगा ओनली। तो ऊपर लिख देता हूँ मैं इसको, इस तरीके से आ जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया है। तो हम क्या बोल देंगे, हेंस इक्वेशन
2 and 3 represent expression of intensity of electric field due to dipole in equatorial पोजीशन। ये आपको वापस जो फॉर्मूला होता है, जो क्वेश्चन होता है, उसको वापस लास्ट में अपन बोल देते हैं कि इसका एक्सप्रेशन है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप इस लेक्चर को, जो भी लेक्चर है, इनको अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपने मिलने वालों में जो 12th फाइट कर रहे हैं इस बार, उनको आप शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। अब एक छोटा सा आपको एक टॉपिक है, जरा सी देर में खत्म हो जाएगा। टॉपिक ये है कि रिलेशन बिटवीन intensity of electric field due to dipole in axial position and equatorial position। देखो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये अपन को यहाँ पे बताना है, ठीक है। टॉपिक ये है, बहुत बार इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। इसको टॉपिक को आप ध्यान दीजिए, बहुत इजी टॉपिक है कि इस फॉर्मूले के बीच में और इसके पहले जो अपन ने, इसके पहले वाले लेक्चर में जो पढ़ा था अपन ने, उस फॉर्मूले के बीच में क्या रिलेशन है। तो कुछ नहीं, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। कितनी बार इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, आंसर इन 1 वर्ड में पूछा गया, फिलअप में पूछा गया। उसके अलावा अगर कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम अगर फाइट करते हैं, जेई नीट, तो उसमें कितनी बार इसका डायरेक्ट पूछ लेता है कि इनका रेशियो क्या होता है या कितना टाइम्स होता है इसका, ये आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड। तो देखिए, कुछ नहीं लिखना है, इतना लिखना है, वी नो दैट, क्या पता है आपको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल in axial position is, क्या था फॉर्मूला, उसको मैं E1 से बता रहा हूँ, ठीक है। E1 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0। उसका फॉर्मूला था, पेज पलटा के देख सकते हैं आप, या मेरा लेक्चर नंबर 4 देख सकते हैं, ये आपके पास फॉर्मूला है। इसको इक्वेशन नंबर बना दी मैंने 1, ठीक है। उसके बाद सेम का सेम आल्सो एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। कितना है इस, अभी भी फॉर्मूला मैंने रफ करा था, उसको E2 से बता देते हैं अपन। वो अपना है 1/4πε0 P/r³। सॉरी, इसको बना दी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 1/2। 1 इक्वेशन को किससे, 2 से डिवाइड करना है, कर दो डिवाइड। LHS एक तरफ डिवाइड हो जाएगा, RHS एक तरफ डिवाइड हो जाएगा। देखो कैसे डिवाइड हो गई, देखिए इधर आ गया E1 वेक्टर और इधर आ गया E2 वेक्टर। इधर आ गया 1/4πε0, इधर 2p/r³, इधर 1/4πε0,
इधर पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है, इसका इसमें इसका इसमें, तो ये पूरा कट जाएगा। देखो ये पूरा का पूरा ऐसे कैंसिल हो रहा है, ये पी से पी कैंसिल हो रहा है, ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास क्या बचेगा, E1 वेक्टर अपॉन E2 वेक्टर इक्वल टू 2/1। एक बात तो याद रखो कि एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन का जो रेशो होता है, रेशो तो इनका कितना होता है, E1 रेशो E2, वो तो होता है आपका 2:1, ये आपको ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो E1 2 टाइम्स है किसका, E2 का। दूसरी बात, ठीक है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं हेंस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इन axial position is 2 times of इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। इसका क्या है, डबल है, ट्वाइस है, डबल भी बोल सकते हो, ट्वाइस भी बोल सकते हो। तो आपको यहाँ पे जो फोकस करना है, मेन फोकस जो आपका होना चाहिए, इसका डबल है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक ये रेशियो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस बात के ऊपर, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको पूरा, ये बहुत ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछता है। आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे, जेई जाओ, नीट देने जाओ, कोई भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड, इसको डायरेक्टली आप याद रख सकते हो कि एक्सियल पोजीशन और ब्रॉड साइड पोजीशन का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है, और इनके बीच में जो रिलेशन ये होता है कि एक्सियल पोजीशन का जो, अगर अपन ब्रॉड साइड पोजीशन को अगर ट्वाइस कर देंगे अपन, तो वो क्या हो जाएगा आपका, इक्वेटोरियल पोजीशन को, इक्वेटोरियल या ब्रॉड साइड एक ही बात होती है, तो अगर उसको अपन ट्वाइस कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सियल के। फॉर्मूला देख सकते हो आप, इसका कॉम्प्लीमेंट 2 लिखा हुआ था, उसके इसमें 2 नहीं लिखा हुआ, बस इतना से अंडरस्टैंडिंग है खुद की, ठीक है। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, विनायक लर्निंग क्लासेस से मैं पंकज जेरिया। और दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।